हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 24। चैप्टर का नाम है रिटेल ट्रेड, मीनिंग एंड टाइप्स। इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट यानी कि 4th लेक्चर है और ये चैप्टर आज हमारा इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का देखते हैं हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाक द्वारा व्यापार का अर्थ, विधि, लाभ एवं दोष, उपभोक्ता सहकारी भंडार का अर्थ, स्वचालित बिक्री मशीन के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ इंटरनल जो ट्रेड होता है इसमें प्रमोशन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की भूमिका क्या है। आंतरिक व्यापार में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका रोल क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो टोटल इस लेक्चर के आज हमारे 4 टॉपिक है जिनको इस लेक्चर के अंदर या लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एक और बता देती हूँ, 2021 मार्च में जो पेपर होगा, मार्च 21, इसमें ये चैप्टर पूरा आएगा, यानी कि 24 चैप्टर तो आएगा और 25th 26th एंड 27 चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो है आगे, वो चैप्टर मार्च 2021 एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ये चैप्टर तो आपको कंप्लीट करना है, बट मार्च 2021 में ये चैप्टर नहीं करने। तो मैं ये चैप्टर अभी जो है इस टाइम आपको ये नहीं करवाऊंगी, आगे जाकर इनको अगले साल के लिए मैं इसका लेक्चर तैयार करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है मेल ऑर्डर बिजनेस। इसका यानी कि डाक द्वारा व्यापार करना। मीनिंग क्या है? देखो, कुछ वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशेष स्थानों पर होता है, अलग अलग जगह दूर स्थानों पर होता है, जबकि उनके उपभोक्ता जो होते हैं उत्पादन स्थल से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो उत्पादक से उपभोक्ता तक माल मध्यस्थों की सहायता से भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इस पद्धति में किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप मेल ऑर्डर बिजनेस करते हैं तो किसी मिडल मैन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। उपभोक्ता स्वयं ही डाक के द्वारा माल खरीद लेता है, खुद ही डाक द्वारा माल खरीद लेता है और उपभोक्ताओं को वस्तुओं का ज्ञान किसके द्वारा होता है? विज्ञापन के द्वारा। इच्छित व्यक्ति डाक के द्वारा आदेश भेजते हैं। डाक विभाग के माध्यम से ही वस्तुएं उपभोक्ताओं को घर बैठे पहुंच जाती है और वस्तुएं प्राप्त करते ही डाक विभाग को भुगतान कर दिया जाता है। क्रय विक्रय और भुगतान की ये सारी प्रक्रियाएं हैं, कुछ डाक द्वारा ही होती है। आजकल हम इस डाक का रूप लें तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं आए हुए हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ऐसे अनगिनत ऐसे एप्लीकेशन आई हैं जिसमें से आप जो वस्तु है उसका देख सकते हो, उसकी जो इमेज है वो देख सकते हो, उसका वीडियो देख सकते हो, उसके फीचर्स उसमें लिखे होते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और किसी कस्टमर ने अगर वो वस्तु खरीदी यूज की है तो उसके रिव्यू भी उसके अंदर होते हैं। तो वहां से आप एक क्लिक से आप ऑर्डर कर सकते हो और आपके एड्रेस पे आ जाएगा। और पेमेंट करने के जो सिस्टम है वो COD भी होता है और ऑनलाइन पेमेंट होता है। आप पहले भी पेमेंट कर सकते हो एडवांस में, और अगर पहले नहीं करते हो तो जब आपको ऑर्डर मिलेगा, जब आपके पास डिलीवरी होगी तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो आजकल ये सुविधा भी आई हुई है। एस.ई. थॉमस ने इसकी परिभाषा दी है, क्रेताओं के दृष्टिकोण से डाक द्वारा क्रय को डाक द्वारा व्यापार कहा जाता है। किसके बारे में कह रहा है? ये इनका दृष्टिकोण है, S.E. थॉमस का दृष्टिकोण है। ये कहते हैं कि क्रेता जो डाक के द्वारा माल खरीदता उसको ही डाक द्वारा व्यापार कहा जाता है। देखो, अगर क्रेता डाक द्वारा माल खरीदता है तो कोई बेचता भी होगा उसको, डाक द्वारा पार्सल उसको जो है उसको पैक करके भेजता भी होगा। तो इसमें क्रय विक्रय दोनों होते हैं, पर इनके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग क्रय को ही डाक द्वारा व्यापार कहा जाता है। इसमें एक ही परिभाषा करें में हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अभी हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि जो डाक द्वारा व्यापार होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला है ट्रेडिंग बाय पोस्ट। देखो, इस पद्धति में क्रेता और विक्रेता में कोई भी व्यक्तिगत संपर्क तो नहीं होता, क्योंकि डाक के द्वारा ही आदेश दिया जाता है और माल भी आपको डाक के द्वारा यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट के माध्यम से आपके घर पहुंच जाता है, कोरियर के माध्यम से पहुंच जाता है। और जैसे ही आपके पास पार्सल आता है आप तुरंत पेमेंट कर देती हैं।
कैश ट्रेडिंग होती है इसमें। इस पद्धति के अंतर्गत ग्राहक को माल का मूल्य वस्तु मिलने के बाद, यानी कि जब वो डिलीवरी लेता है उस टाइम नगद चुकाना होता है या पेमेंट करना होता है, या आजकल के जो एप्लीकेशंस वगैरह आए हुए हैं उसके अंदर तो आप एडवांस में भी पेमेंट कर सकती हैं। तो इस तरह से जो जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो कैश में ही होती है, क्रेडिट की कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं होती। बिना दुकान के व्यापार, देखो ट्रेड विदाउट शॉप। डाक द्वारा व्यापार होने के कारण विक्रेता को किसी बाजार में दुकान स्थापित करने या किराए पर लेकर दुकान जचाने की जरूरत नहीं है। विक्रेता अपने घर पर ही सामान रख सकता है और घर से ही वो विज्ञापन कर दिया तो लोगों को पता चल गया प्रोडक्ट का, तो ऑर्डर आएंगे तो वो घर से ही पैकिंग करके उन माल को भेज सकता है। कम पूंजी की आवश्यकता होती है, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस पद्धति के अंतर्गत साधारण पूंजी से ही काम किया जा सकता है। इन व्यापारियों के क्रय उधार और नगद दोनों प्रकार के होती है। क्रय तो ये नगद में उधार में दोनों तरीके से कर देते हैं, जबकि इनका विक्रय केवल नगद में ही होता है। इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, इस व्यापार का आधार जो होता है वो केवल विज्ञापन ही होता है, केवल एडवर्टाइजमेंट के बेस पे ही चलता है। और विज्ञापन जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है विज्ञापन करने के लिए। वाइड मार्केट, व्यापक बाजार, इस प्रकार के व्यापार का क्षेत्र व्यापक होता है जो केवल एक देश तक ही सीमित नहीं होता बल्कि विदेशों तक भी फैला होता है। मध्यस्थों की समाप्ति, एंड ऑफ मिडलमैन, बहुसंख्यक दुकानों की भांति ही व्यापार की इस पद्धति में मध्यस्थों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मिडलमैन तो होते ही नहीं है इसके अंतर्गत। तो जो निर्माता है या जो वस्तु बनाने वाला है वो स्वयं ही उपभोक्ताओं को वस्तु बेचता है। अब आता है ओरिजिन ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। ओरिजिन कहाँ हुआ, कब हुआ? तो ये प्रणाली सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1872 में प्रचलन में आई थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई है आजकल यह लगभग सभी देशों में पाई जाती है। और इस पद्धति के जल्दी से विकास करने का कारण क्या है? विज्ञापन, यानी कि कम्युनिकेशन के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वही इसका जो है ग्रो करने का कारण है या बेस कह सकती हूँ। डाक द्वारा व्यापार करने की विधि क्या होगी? देखो इसमें विधि लिखी हुई है। वैसे तो मोस्टली मुझे लगता है आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट को पता ही होता है कि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो कैसे करनी है, बट फिर भी इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ जाता है तो प्रोसीजर लिखना पड़ता है मेल ऑर्डर बिजनेस का। तो वो हमें एक तरीके से लिखना होगा। समझने के बाद अपनी वर्ड में आप लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेलिंग लिस्ट। फुटकर व्यापार की इस पद्धति के विक्रेता को अधिक सक्रिय रहने की जरूरत होती है। विक्रेता वस्तुओं के वास्तविक उपभोक्ताओं से दूर रहता है, इसलिए अपने और अपनी वस्तुओं के बारे में सूचना ग्राहकों तक स्वयं पहुंचानी पड़ती है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा संभावित ग्राहकों की सूची बना ली जाती है और इनके नाम पते एकत्रित करने के बाद निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी, ट्रेड डायरेक्टरी हो गया, वार्षिक ईयर बुक होगी, क्लब के सदस्यों की सूची, सरकारी रिकॉर्ड, इस तरह से। अब ये इतने सारे रिकॉर्ड से क्या करते हैं? मान लेते हो आप मेल ऑर्डर बिजनेस करते हो, ऐसा बिजनेस करते हो जो किसी एप्लीकेशन की। अगर आप एक एप्लीकेशन मान लेते हैं फ्लिपकार्ट में, आपने एक फोन अगर उसको ओपन करके देख लिया है, उस फोन को एप्लीकेशन में ओपन करके देख लिया है कि हाँ ये फोन है, जैसे OnePlus का ये फोन है, इतने रुपए का आ रहा है, फीचर्स देख लिए अपने, उसका कलर वगैरह देख लिया, तो क्या होगा? जो भी ये है तो आपके पास फिर उसका मैसेज ही आना स्टार्ट हो जाता है। या कई बार जब भी आप फ्लिपकार्ट ऐप खोलोगे तो उसका अलग से एक टाइप का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, इस तरह से। और आपने देखा होगा कि आपका मैसेज बॉक्स होता है या नोटिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका आपके पास आपने कभी भी अगर अपने फ़ोन में कभी भी एक बार ही देखा होगा तो भी उसके नोटिफिकेशन काफ़ी लंबे टाइम तक आते ही रहते हैं। तो इस तरह से जो आप देखते हो चीज़, तो उनके जो प्रोड्यूसर है वो तुरंत आपका नंबर कैच कर जाते हैं, आपकी लोकेशन कैच कर जाते हैं कि हाँ इस फ़ोन नंबर पे या इस मेल से ये प्रोडक्ट देखा गया है, तो मतलब वो इंटरेस्टेड है, तो वो आपको वो अपनी एडवर्टाइजमेंट टाइप एक नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप इम्प्रेस हो और प्रोडक्ट खरीदें। सेकंड काम क्या होगा?
रेगुलर एडवर्टाइजमेंट, डाक द्वारा व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित यानी कि रेगुलर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी मूल्य सूची मुद्रित सामग्री भेज कर दी जाती है और ये एडवर्टाइजमेंट आप समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो इनके द्वारा भी विज्ञापन कर सकती है। इसके बाद है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, आदेशों की प्राप्ति। वस्तुओं को खरीदने वाले इच्छित जो व्यक्ति हैं उनको आदेश भेजे जाते हैं। आदेश पत्रों की प्राप्ति के साथ ही विक्रेता माल भेजने की व्यवस्था करता है। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, यदि विक्रेता वस्तुओं का स्वयं निर्माता है तो वस्तुएं उसके स्टॉक में हैं तो वो जल्दी ही पूर्ति कर देता, अन्यथा वस्तुओं को तैयार करने की व्यवस्था की जाती है। यदि विक्रेता निर्माता नहीं है तो वह वस्तुओं को बाजार से खरीद कर उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति करता है। तो इस तरह से वो जो है माल की पैकिंग करके उसके घर के तक भेजने के लिए तैयारी करता है। भुगतान की प्राप्ति, रिसीविंग द पेमेंट, माल का मूल्य या तो आदेश के साथ ही प्राप्त कर लिया जाता है, जैसे आपको बताया कि जब आप ऑर्डर करते हो उसी टाइम पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप डिलीवरी के टाइम भी ले सकते हो। जो पुराने ख्याति प्राप्त विक्रेता हैं वे सब इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में माल रजिस्टर्ड पार्सल से भेजा जाता है और नए विक्रेताओं में विश्वास न होने के कारण कई बार क्रेता जब ऑर्डर करते हैं उसी टाइम उसको पेमेंट करनी होती है। अब आता है इसके लाभ क्या है। एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, सबसे पहले इसके ग्राहकों को क्या लाभ होते हैं। देखो, सबसे पहले है होम डिलीवरी हो जाती है, आपको मार्केट में चक्कर नहीं काटने पड़े, आपके घर में ही माल आ जाता है, इसलिए आपको माल को खरीदने के लिए दुकान पर नहीं जाना पड़ता। अपर्याप्त वस्तुएं प्राप्त हो जाना, कई बार अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स, वह वस्तुएं जो उपभोक्ताओं के नजदीक क्षेत्र में नहीं मिलती है, ऐसी वस्तुएं जो दूर स्थानों पर मिलती है, मेल ऑर्डर से आप उस वस्तु को भी मंगवा सकते हो। धन व्यवस्था करने में आसानी, इजी मनी अरेंजमेंट, आदेश भेजने और वस्तुओं के प्राप्त होने में कुछ समय का अंतर रहता है, जैसे 8-10 दिन इतने तो लग ही जाती है, तो इस बीच में ग्राहक जो है अब ऑर्डर पहले कर दे और जब तक आपका पार्सल आए तब तक वो पैसे की अरेंजमेंट भी कर सकता है। प्राइस कंपैरिजन पॉसिबल, मूल्यों की तुलना संभव, विभिन्न विक्रेताओं से वस्तुओं की मूल्य सूचियां आती रहती है, इन सभी सूचियों से तुलनात्मक विवरण करके तैयार करके आप कम से कम मूल्य और अच्छी शर्तों पर वस्तुएं खरीद सकते हैं। आप कंपैरिजन का आजकल मोबाइल में भी देखोगे तो कोई भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी सेम वैसे दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। चीप प्रोडक्ट, सस्ती वस्तुएं, मध्यस्थों की समाप्ति के साथ ही वस्तुओं के मूल्यों में कमी आ जाती है और इसका सीधा लाभ किसको मिलता है, उपभोक्ता को मिलता है। समय की बचत होती है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ग्राहकों को माल की तलाश में इधर उधर बाजार में जाना नहीं पड़ता, दुकान पर जाना नहीं पड़ता और आपको आपका ये समय बच जाता है, आप घर पर बैठकर ही मोबाइल पे वस्तु को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है विक्रेताओं को क्या लाभ है, एडवांटेज टू सेलर्स। देखो, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। फुटकर व्यापार की इस पद्धति में अधिकतर रुपया आदेश के द्वारा ही यानी कि ऑर्डर के टाइम ही मिल जाता है। यदि ऑर्डर के साथ प्राप्त न हो तो डिलीवरी के साथ मिल जाता है, तो इस टाइप से पैसा कंटिन्यू बिजनेस में आता रहता है, तो आसानी से कम पूंजी में व्यापार स्टार्ट कर सकती है। दुकान पर व्यय नहीं, देखो नो एक्सपेंस ऑन शॉप, इस पद्धति के अनुसार व्यापार करने वाले जितने भी व्यापारी होते हैं उनको दुकान खरीदने की या रेंट पे लेने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, उनको कोई सजावट भी नहीं करनी पड़ती, व्यापारी अपने घर से ही ये व्यापार कर सकता है, तो दुकान पर उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। विस्तृत व्यापार क्षेत्र, वाइड ट्रेडिंग एरिया, इस पद्धति में कार्य क्षेत्र किसी शहर या राज्य तक सीमित नहीं होता बल्कि पूरे देश में यानी कि विदेशों तक भी फैला होता है। इससे बिक्री के लाभ, ज़्यादा बिक्री होती है तो ज़्यादा बिक्री होगी तो सीधी सी बात है प्रॉफिट भी ज़्यादा ही अर्न कर पाओगे। रकम डूबने का कोई भय नहीं होता, नो फियर ऑफ बैड डेट्स, नगद भुगतान पद्धति होती है, इस कारण से पैसा डूबने के कोई चांस ही नहीं होते, शून्य होते हैं बैड डेट्स। गोदामों की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ गोडाउन्स, माल आदेश प्राप्ति के बाद ही तैयार किया जा सकता है क्योंकि 8-10 दिन का टाइम होता है, इसलिए वस्तुओं को पहले से तैयार करके गोदाम में भरकर रखने की भी जरूरत नहीं होती। ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है, डायरेक्ट कनेक्ट विद कस्टमर,
डाक द्वारा व्यापार में ग्राहक और व्यापारी में सीधा संपर्क होता है। ग्राहक अपनी शिकायतें व सुझाव आसानी से विक्रेता तक पहुंचा सकता है। मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ मिडलमैन। क्रेता एवं विक्रेता में सीधा संपर्क होने के कारण मध्यस्थों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मध्यस्थों को मिलने वाली कमीशन की राशि विक्रेताओं को बच जाती है। शीघ्र भुगतान क्यों पेमेंट होती है। इस पद्धति में अंतर्गत माल जो होता है वैल्यू पेबल पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है, और जब ग्राहक वीपीपी को छुटवाता है तो उसकी राशि 2 या 3 दिन में ग्राहक को मिल जाती है। इस प्रकार भुगतान भी बहुत शीघ्र हो जाता है। या फिर दूसरा ये है कि डिलीवरी के टाइम पेमेंट नहीं करते हैं तो कई बार एडवांस में भी पेमेंट हो जाती है ऑर्डर के टाइम, तो वो पैसा तो पहले ही खाते में आ जाता है। डाक द्वारा व्यापार के दोष क्या है। देखो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला है साख सुविधा का अभाव, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। इस पद्धति का आधार नगद विक्रय होता है और जो लोग उधार माल खरीदना चाहते हैं वो लोग इस प्रकार माल नहीं खरीद सकते, वंचित रह जाते हैं। इस तरह कुल विक्रय में भी कमी आती है। नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स, आदेश देने और वस्तुएं प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। यही कारण है कि जिन उपभोक्ताओं को शीघ्र वस्तुएं चाहिए वे इस पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते। डाक सूची बनाने में समस्या, प्रॉब्लम इन मेकिंग मेलिंग लिस्ट। विज्ञापन के उद्देश्य से विक्रेता उपभोक्ताओं को स्वयं पत्र लिखते, खुद लेटर लिखते हैं, आजकल तो मेल भेजते होते हैं। ये जानने में कठिनाई आती है कि कौन कौन व्यक्ति संभावित क्रेता हो सकता है। अधिक विज्ञापन व्यय, देखो मोर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इस व्यापार का आधार विज्ञापन होता है और विज्ञापन आधुनिक तरीके से बड़े पैमाने पर किया जाता है तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इंक्रीज इन प्राइस, वस्तु के वास्तविक मूल्य में डाक खर्च भी जुड़ जाता है तो सीधी सी बात है मूल्य बढ़ जाता है। धोखेबाजी की संभावना नहीं होती क्योंकि जो व्यापार है वो विज्ञापन उसका आधार है। कई बार चालबाज विक्रेता गलत विज्ञापन करके भी भोली भाली जनता को चूना लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा वो बार बार नहीं कर सकते। चुनाव की सुविधा नहीं, नो सिलेक्शन फैसिलिटी। एक वस्तु के अनेक प्रकार देखकर चुनाव किया जाता है, लेकिन इस व्यापार पद्धति में वस्तुएं सामने नहीं होती तो चुनाव की सुविधा का अभाव होता है। माल की वापसी की सुविधा नहीं, इस पद्धति में पसंद न आने वाले माल को वापस करने की सुविधा नहीं दी जाती, बट आजकल जो है ऑनलाइन बिजनेस है उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट हमारा था कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। अर्थ क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा 7th चैप्टर के अंदर, उससे रिलेटेड है, उससे मिलता जुलता ही है। तो सबसे पहले इसका हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता देने की वस्तुओं को थोक या फुटकर व्यापारियों से न खरीदकर भंडार से खरीदते हैं। इन भंडारों की स्थापना स्वयं उपभोक्ताओं के द्वारा मिलकर की जाती है। एक्ट है इनका 1912 के अकॉर्डिंग। कुछ उपभोक्ता एकत्रित होकर मध्यस्थों के चुंगल से निकलने के लिए कोशिश करते हैं और उनको प्राप्त होने वाले लाभों को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। सभी एकत्रित उपभोक्ता एक सहकारी भंडार की स्थापना करते हैं और दैनिक वस्तुओं जो है सीधे निर्माताओं या उत्पादकों से खरीदकर इस भंडार के माध्यम से विक्रय करते हैं। तो इस तरह से उनको कम रेट पर वस्तुएं मिलती हैं और वो आवश्यकता अनुसार अपनी अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं गोदामों में उनको कम दाम पर मिल जाती है। तो देखो इसकी जेम्स स्टीफन्स ने इसकी परिभाषा दी है। यह व्यक्तियों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य माल के क्रय करने में बचत करना तथा विक्रय के लाभ को अपने पास ही रखना होता है। विशेषताएं हैं इसकी, स्थापना और संचालन उपभोक्ता ही करते हैं, मध्यस्थों का अंत हो जाता है, विक्रय नगद होता है, कोई भी इसकी सदस्यता यानी कि मेंबरशिप आसानी से छोड़ सकता है और आसानी से सदस्य बन सकता है। लाभ आपस में ही सदस्यों में बांटे जाएंगे। वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की और कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदते हैं। इस कारण से एक सदस्य को एक वोट देने का ही अधिकार होता है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी, नगद विक्रय के कारण रकम डूबने का भय नहीं रहेगा। इसकी स्थापना से मध्यस्थों की समाप्ति तो हो ही जाती है, मितव्ययता की भावना भी जागृत होती है और धोखेबाजी की संभावना का भी अंत हो जाता है और आपस में सहयोग की भावना का भी जन्म होता है। इसके बाद है विज्ञापन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनको तो अपने मेंबर्स के लिए ही इन्होंने किया है तो इनको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती।
बड़े पैमाने पर क्रय के लाभ प्राप्त होते हैं। ग्राहक निश्चिंत होने के कारण बिक्री की निश्चितता भी बनी रहती है। फिक्स पता चल जाता है कि कितनी महीने के अंदर बिक्री होनी है। ग्राहकों की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब इसके देखो कुछ डीमेरिट्स भी है। वो क्या है, ये मंदी काल में अधिक हानि उठानी पड़ती है। ऐसी ऐसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनको सदस्यों के ग्रुप बन जाने से झगड़े की संभावना भी कई बार बनी रहती है। इन भंडारों में विशिष्टीकरण का अभाव होता है, क्योंकि ग्राहक स्वयं एक व्यापारी का कार्य करने में कई बार सफल नहीं हो सकता। सदस्यों की संख्या अधिक होने से सहकारिता की भावना समाप्त हो जाती है और बिजनेस की भावना आ जाती है। पूंजी निकालने में सुविधा के कारण किसी समय अधिक सदस्यों द्वारा पूंजी निकालने से खतरा भी पैदा हो जाता है। यानी कि जब मेंबरशिप छोड़ते हैं तो वो पूंजी भी निकालते हैं, तो इससे खतरा पैदा हो सकता है। ये हमारा पॉइंट आता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जिसको एवीएम कहा जाता है। ये भी एटीएम की तरह ही होती है, जिसमें एटीएम में क्या होता है, आप एक टोकन सा होता है, यानी कि जो एटीएम कार्ड होता है वो डालते हो मशीन के अंदर और पैसे बाहर निकल जाते। सेम इसी तरह से ये एक मशीन है जिसके अंदर या तो आप सिक्के डालोगे या फिर कोई टोकन लेकर उतने रुपए का डालोगे, तो आपको जो चीज चाहिएगी उस मशीन के अंदर जो जो चीजें अवेलेबल है और वो आप अगर लेना चाहते हो तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। स्वचालित वेंडिंग मशीन का प्रयोग एक ऐसी मशीन से है जिसमें पूर्व निर्धारित सिक्का या टोकन डालकर इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती है। इच्छित वस्तु का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान ये कहो मुझे तो कुछ जो भी चाहो वो ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता। उस मशीन में जो जो चीजें रख रखी है वही मिलेगी। यह प्रत्यक्ष बिक्री का एक नवीनतम माध्यम है। इसे चलाने के लिए किसी व्यक्ति की भी जरूरत नहीं होती। और इसका ताजा ताजा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। आप मार्केट में जाते हो, कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वाली मशीन आपने देखी होगी। उसके क्या होगा, टूंटी में से आप टोकन डालोगे, सिक्का डालोगे, टोकन नहीं सिक्का डलता है, कईयों में टोकन का सिस्टम भी होता है। तो वहां आप उसकी टूंटी के नीचे गिलास लगाओगे तो आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो डल जाएगी उसके अंदर। तो इस तरह से और प्रोडक्ट के बारे में भी हो सकती है, जैसे ये ब्रेड हो गए, बिस्किट हो गए, छोटी छोटी जो चीजें डेली रूटीन की खाने की होती है उनके बारे में भी हो सकता है। छोटी छोटी चीजों के बारे में होता है, जैसे सिगरेट हो गई, पान, डाक टिकटें होगी, अंडरवियर हो गया, बियर, स्नैक्स, इस तरह की चीजें हैं उनके लिए होते हैं। जो पैक्ड फूड होते हैं, दूध, लस्सी, पानी की बोतल होगी। बड़े बड़े शहरों में पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे होते हैं, उनके आसपास ऐसी मशीनें ज्यादातर देखी जाती है। और बड़े सिटीज के अंदर ही इनका ज्यादा प्रचलन है। अभी तक छोटे शहरों में केवल कोल्ड ड्रिंक्स वाली ही चल रही है। एडवांटेज ऑफ एवीएम, देखो इसकी हर समय बिक्री संभव होती है। बिक्री कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती। समरूप वजन और क्वालिटी की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ताजा वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मशीन को चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती। चोरी का डर भी नहीं होता। मशीन में चोरी रोकने वाले यंत्र लगे होते हैं, यानी कि अगर कुछ छेड़छाड़ करोगे तो सायरन वगैरह बजने लग जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा है। लिमिटेशन क्या है इसकी, एक तो महंगी प्रोसेस है, मशीन ही इतनी महंगी आती है। मरम्मत और रख रखाव पर भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि परमानेंट मैकेनिक रखने पड़ते हैं, बार बार उसको चेक करना पड़ता है। एक ही साइज के सिक्कों की आवश्यकता होती है, अलग अलग साइज के सिक्के उसमें एक्सेप्ट नहीं होते। बिक्री न होने पर वस्तुओं के खराब होने का भी डर रहता है, और कुछ ही वस्तुओं के लिए उपयोगी है, ये बड़ी वस्तुओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद आता है आंतरिक व्यापार के प्रोत्साहन में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क्या भूमिका है। रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन प्रमोशन इंटरनल ट्रेड। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व्यवसाय से जुड़े लोगों का एक ऐच्छिक संघ होता है। इनका उद्देश्य अपने व्यवसाय और व्यवसायियों के हितों को सुरक्षित रखना होता है। इनके सदस्यों में मुख्यतः क्या आती हैं, व्यापारी, ब्रोकर्स, उद्योगपति ये शामिल होते हैं। इन संघों की मुख्य विशेषता यह होती है कि ये किसी एक विशेष उद्योग की न होकर बल्कि पूरे बिजनेस कम्युनिटी के हितों की देखरेख करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तीनों लेवल पे होती है। क्षेत्र के आधार पे जैसे हम कह सकते हैं बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसी तरह से होती है। राष्ट्रीय लेवल पे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, और इसी तरह इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो फ्रांस है, इस तरह से भी हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, केवल एक व्यापारी के नहीं बल्कि ये व्यावसायिक समुदायों के हितों की देखरेख करते हैं या उनके हितों के लिए बनाए जाते हैं।
राष्ट्रीय स्तर के संघ पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघ पूरे विश्व के व्यावसायिक समुदाय के हितों को रक्षा करते हैं। अब व्यावसायिक में अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व का मतलब है कि जो जो कंट्री इसका मेंबर बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। जो मेंबर नहीं है उस कंट्री में थोड़ा ना जाएंगे ये। भारत के हाँ ये हो सकता है कि कोई आपका मेंबर है और वो ऐसी कंट्री में व्यापार कर रहा है जो कंट्री मेंबर नहीं है, तो हाँ उसमें ये इंटरफियर करेंगे। भारत के अधिकतर चैम्बर्स द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की के नाम से बोला जाता है, इससे संबंधित है, इसके निर्देशन में कार्य करते हैं सारी। अब रोल ऑफ या फंक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या है? सबसे पहला है प्रोटेक्टिंग बिजनेस कम्युनिटी। ये बिजनेस कम्युनिटी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ इनके साथ गलत होता है तो उसका विरोध भी करते हैं। नीतियों में कई बार गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज ऐसी बना देती है जिसका इनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो इसका विरोध भी करता है, उसको चेंज भी करवाती है। इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स, ये संघ समय समय पर व्यवसाय से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं और आंकड़ों के आधार पर बहुत सारी सकारात्मक सूचनाएं सदस्यों को भेजते हैं और इन सदस्यों का बेनिफिट व्यवसायी अपने बिजनेस में लेती हैं। रोल ऑफ स्पोक्समैन, ये पूरे व्यावसायिक समुदाय की ओर से प्रेस के प्रश्नों का क्वेश्चन जो करते हैं प्रेस वाले, उनका आंसर देते हैं और अन्य पक्षों के सामने भी व्यवसाय की ओर से उपस्थित होकर ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण, एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग, आंतरिक व्यापार के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता है और इसमें सेमिनार या ट्रेनिंग में व्यवसाय से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उनको किस तरह से सुलझाया जाता है इसके बारे में बताया जाता है। रिमूवल ऑफ डिस्प्यूट, व्यावसायिक जगत के झगड़ों को निपटाने की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। औद्योगिक मेलों का आयोजन करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्री फेयर, आंतरिक व्यापार में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक मेलों जो आप देखते हो ना प्रदर्शनी लगती है जगह जगह पे, वो ये ऑर्गेनाइज करवाती है। फॉर्मिंग कोड ऑफ कंडक्ट, और अपने व्यवसायियों के लिए ये एक आचार संहिता बनाते हैं, जो व्यवसायी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं उस पर ये हर्जाना भी यानी कि जुर्माना भी लगाते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है 24 हम जो रिटेलिंग के बारे में कर रहे हैं, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ गया होगा। अगर समझ आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पहली बार अगर देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।